ये दोनों सरकारें सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए काम कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में आपको कहीं भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल और ये सब चीज़ें नहीं सुनाई देंगी। देखिए, नारे का जवाब नारा हो सकता है, मगर हमारी जो विचारधारा है वही हर चीज़ का जवाब है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और समाज का वो वर्ग जो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जाएगी या फिर अकेले दम पर चुनाव में उतरेगी? देखिए, हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। हम हर उस शक्ति के साथ रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को समाप्त करने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। भाजपा के लोग खतरे में, उनके पूंजीपति खतरे में, उनके जो पोषित ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, वो खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। कभी कोई धर्म खतरे में आता है क्या? उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये पंक्तियाँ मयंक शुक्ला मोंटी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनको देखकर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिनको देखकर बीमार भी ठीक हो जाता है। एक अच्छी शख्सियत के मालिक और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पार्टी के मुद्दों के साथ साथ सरकार की कार्यशैली पर बात करेंगे और छात्र नेता रहे हैं तो छात्र जीवन में क्या उपलब्धियां रहीं और क्या ऐसे फैसले रहे जिनसे उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल सही रास्ते पर आ गई, और ऐसा कौन सा सपना है मयंक शुक्ला मोंटी का जो आज भी अधूरा है। हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मयंक शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई। सबसे पहले जानना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सपा की रणनीति में बदलाव क्या आया है और 2027 के लिए आपकी पार्टी की मुख्य चुनावी रणनीति क्या है? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम था पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीढ़ी तगड़े, आदिवासी, और वो 85 से 90% लोग जो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से, सरकार की पूंजीवादी नीतियों से ग्रस्त हैं और उनको जो लगातार उनके हक मारे जा रहे हैं, उन लोगों के हक की आवाज़ उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीयत और नीति एकदम स्पष्ट है कि हम सभी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय, पीडीए के लोगों को उनका अधिकार दिलाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे, उनके राजनीतिक अधिकार दिलाएंगे, आर्थिक अधिकार दिलाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा सुविधाओं पर ध्यान देंगे और हम एक अच्छे समाज की स्थापना करेंगे। समाजवादी पार्टी की यही नीयत और नीति है। प्रदेश में भाजपा सरकार की नीतियों से सपा किस दृष्टिकोण से देखती है और किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, ये दोनों सरकारें सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए काम कर रही हैं। आप देखिए, किसी भी योजनाओं में नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में आपको कहीं भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल और ये सब चीज़ें नहीं सुनाई देंगी। उनके शब्द कोश से ही पता चलता है उनकी मानसिकता क्या है। क्या कोई एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बटोगे कटोगे जैसी बात कर सकता है? जिस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार होंगे वो बटोगे कटोगे, द्वेषपूर्ण भाषा, तुम ये हो, जहर की बातें जो करते हैं, जहरीली बातें, कभी भी कोई अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं करेगा। तो उनके शब्दकोश से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नीति है वो समाज में नफरत फैलाने की है। नफरत के खेती करके वो सरकार चला रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो प्रेम और सद्भाव की बात कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग भाजपा की इस नफरत की खेती को उजाड़ देंगे और फिर प्रेम की खेती को लहलाएंगे। बटोगे तो कटोगे, इस नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी एक नारा दिया था। क्या नारा था वो और उसका तात्पर्य क्या था? देखिए, नारे का जवाब नारा हो सकता है, मगर हमारी जो विचारधारा है वही हर चीज़ का जवाब है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और
समाज का वो वर्ग जो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसको लेकर चलना, उनको अधिकार दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की हर जहरीली राजनीति और हर जो भी उनकी पूंजीवादी सोच है उसके खिलाफ हमारी इकलौती यही अकेली नीति सब पे भारी है। जिस तरह से अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, तो ऐसे कौन से पूंजीपति हैं जिनके लिए सरकार काम कर रही है? देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का पहले तो मतलब ये पता होना चाहिए, पूंजीवाद अमीर और अमीर होता रहे, गरीब और गरीब, ये गलत है। व्यापार भी ज़रूरी है, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापार भी ज़रूरी है। खेती किसानी, भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो खेती किसानी भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। मगर किसी एक मानसिकता के तहत चंद कॉरपोरेट्स को, पूरे देश में ऐसे 15-20 कॉरपोरेट्स हैं जिसको सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं और वहाँ पे उन कॉरपोरेट्स के लिए डील करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये करने के लिए नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सामरिक दृष्टि से भारत कैसे मजबूत हो, हमारे विदेश मंत्री क्या काम कर रहे हैं आप बताइए। एक ज़माना था जब नेपाल हमारे छोटे भाई की तरह हुआ करता था, श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ के चलती थी। मगर आज क्या स्थिति है? बांग्लादेश में अस्थिरता है, भारत का कोई रोल नहीं है उसमें। आप देखिए नेपाल की क्या स्थिति है। नेपाल अभी यही बरेली से जुड़े हुए बॉर्डर पे नेपाल के पुलिस ने गोली चलाई जिसमें भारतीय नागरिक घायल हुए। श्रीलंका की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, वहाँ पे चीन किस तरीके से अपने बंदरगाह बना रहा है। तो सामरिक दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मगर जहाँ पूंजीवाद की बात आती है, पूंजीपतियों की बात आती है, तो श्रीलंका जाके डील कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे माइंस का काम दिलाते हैं। और अमित शाह जी के बेटे जो कि पूरे पाकिस्तान से लेके और दुबई तक आप देखते हैं कि उन्हें वो देखते होंगे आपको सऊदी में लोगों के साथ क्रिकेट के मैदान में करते हुए तमाम एक्टिविटीज़, तमाम व्यापार कर रहे हैं। तो ये लोग भारत देश को तो उलझा के रखना चाहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जहरीली बातों में, द्वेषपूर्ण राजनीति में, और ख़ुद क्या करते हैं ये इस पर कभी भी प्रकाश नहीं डालेंगे। तो सारी बातों की बात यह है कि जो सरकार की नीयत और नीति ही करप्ट है, वो जनता में भेदभाव करके द्वेष फैला के राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोग कभी देश के लिए अच्छे नहीं हो सकते। जिस तरह से आपने विदेश नीति की बात की, तो अभी हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, अन्य देशों के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, और जिसको लेकर लगातार मीडिया कह रहा है कि एक छोटे इवेंट में नहीं बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना पड़ा है कि शायद कई हज़ार भारतीयों को वापस भेजने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बुला के कोरोना जब फैलने की शुरुआत हुई थी, तो मुझे लगता है कोरोना को जो बूस्ट देने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी का जो डोनाल्ड ट्रंप वाला कार्यक्रम था उसकी वजह से हुआ था। नमस्ते ट्रंप। तो उसकी वजह से ये सब हुआ था। उस वक्त बूस्ट मिला कोरोना वायरस को, क्योंकि वो आए, लाखों लोग, हज़ारों लोग, गतिविधियाँ हुई। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती निभाने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत करी, मगर उनकी नीयत ख़राब थी। जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो इन्होंने दूसरे जो बने बाइडेन, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि इतनी समझ नहीं है कि जो देशों की मित्रता होती है वो व्यक्तियों की मित्रता नहीं होती है, उस पूरे देश के मान सम्मान की बात होती है और अर्थव्यवस्था की बात होती है, व्यापार की बात होती है। तो मुझे लगता है उतनी सोच समझ नरेंद्र मोदी जी में नहीं रही कि उन्हें कैसे बैलेंस करके चलना है। नहीं, आपका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो विदेशी कूटनीति थी हमारी पहले, विफल हो गए, उसमें कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए। आप देखिए, विदेश नीति हमारे देश की इतनी मजबूत थी कि इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान को तोड़ के 2 देश बना दिए, बांग्लादेश नाम का एक देश अस्तित्व में आया, उस वक्त आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने कितनी मजबूत कदम उठाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा फ़ोन करके इंदिरा गांधी जी को कि हमारा छठा बेड़ा बढ़ रहा है आपके देश की तरफ। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा आपका विषय नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। तो उस वक्त हमारा पारंपरिक दोस्त रशिया हुआ करता था, रशिया ने मजबूत इस कदम उठाया। आज रशिया से हमारी दोस्ती उतनी मजबूत नहीं रही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ देखने लगे। जो पुराने दोस्त होते हैं, ये तो व्यवहारिक जीवन में भी होता है, जो पुराने दोस्त होते हैं व्यवहारिक जीवन वाले, वो पुराने ही होते हैं। आप नई दोस्ती के चक्कर पुराने दोस्त को जब खोएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। अच्छा, कहना ये चाह रहे हैं आप कि नया 9 दिन
पुराना 100 दिन। 100 दिन तो सब बांग्लादेश को हमने अलग किया, पाकिस्तान हमने अमेरिका को धूल चटा दी। तो वो विदेश नीति हुआ करती थी। आज जो नरेंद्र मोदी जी वो विदेश नीति कर रहे हैं, वो विदेश नीति से अपने चंद कॉर्पोरेट्स को फायदा देने के लिए कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतनी नीयत और नीति है कि उनके अमीर दोस्त, पूंजीपति दोस्त और अमीर कैसे हों, उनकी और कोई नीति नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जाएगी या फिर अकेले दम पर चुनाव में उतरेगी? देखिए, हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। इसके अलावा जो भी निर्णय होते हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के होते हैं, उस पर मेरा कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मगर हम इंडिया गठबंधन में थे, हम हर उस शक्ति के साथ रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को समाप्त करने का काम करेगी, जो नरेंद्र मोदी जी और योगी सरकार को हटाने का काम करेगी। हम हर उस शक्ति को सहयोग करेंगे। हमारी नीयत और नीति साफ है कि देश प्रेम और सद्भाव से चले। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका काम है पार्टी की बातों को मजबूती से रखना, लेकिन लगातार जो अन्य गठबंधन के साथी हैं वो इंडिया अलायंस को टूटने की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऐसा है कि गठबंधन जो है कुछ समय के लिए था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ लोकसभा के लिए बता रहे हैं। यहीं पर बात ये आती है कि जिस तरह से आपने बात की कि हम इंडिया गठबंधन में हैं और मजबूती के साथ हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में आप अलग अलग राह पर हैं और यूपी में एक ही जगह मौजूद हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर पर चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में अलग अलग राह हैं। आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस अपना सारा मामला अलग कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो चुनाव है दिल्ली का, जो इंडिया गठबंधन की जब स्थापना हुई थी तो स्पष्ट था कि जो क्षेत्रीय दल भाजपा को मजबूती से हरा सकते हैं, हम उनको मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन के माध्यम से उनको मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार भाजपा को हरा रही है और उन्होंने कई बार धूल चटाई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का वहाँ पे आम आदमी पार्टी को समर्थन देना बिल्कुल सही है और इंडिया गठबंधन वहाँ पे भाजपा को फिर समेट देगा। भाजपा बुरी तरीके से चुनाव भी हारेगी। तो क्या कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन में नहीं है? नहीं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से सारे दल हैं। मैं बताता हूँ आपको कि जो नीयत और नीति है वो नफरत की राजनीति को समाप्त करने की है। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करी उसे जो हराएगा, इंडिया गठबंधन उसके साथ है। कांग्रेस भी तो कहती है कि मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अच्छी है और अगर मोहब्बत की दुकान अच्छी है तो फिर ऐसा कैसे कि मोहब्बत की दुकान पर ना जाकर आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, हम सब लोगों की दुकान एक ही है कि हमारी दुकान से मोहब्बत बटेगी इंडिया गठबंधन के और भाजपा के गठबंधन एनडीए गठबंधन से नफरत बढ़ेगी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान क्या है? आपके समाजवादी पार्टी के पास क्या विजन है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, भारत देश जो है बहुत बड़ा है, विभिन्न क्षेत्र हैं, जाति हैं, धर्म हैं, इसी तरीके से विभिन्न त्यौहार हैं। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। हमारे वहाँ दीपावली होती है, उसके बाद ईद आती है, ईद के बाद जो है न्यू ईयर आ जाता है, फिर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आ जाता है। मतलब हर थोड़े थोड़े समय में त्यौहार है, फिर होली आ जाती है, फिर रमज़ान आ जाते हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक कड़ी ये भी है जो हमारे त्यौहार हैं। तो अगर हम अपने देश के सद्भाव को बना के रखेंगे और सब लोग मिलजुल के त्यौहार मनाएंगे तो देश में जो पैसे का सर्कुलेशन है वो घूमता रहेगा और देश में रोजगार की कमी नहीं है, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, हमारे देश में युवाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में स्किल्स की कमी नहीं है। मगर नीयत की बात है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है कि वो लोगों को रोजगार पैदा होने दे। वो क्यों चाहेंगे कि लोग रोजगार की तरफ जाएं, वो क्यों चाहेंगे शिक्षा चिकित्सा की बात हो, वो क्यों चाहेंगे लोग पढ़ लिख के रोजगार करें। वो तो ये चाहते हैं कि लोग बेरोजगार रहें, लोग एक प्रोपोगंडा में फंसे रहें और व्यापार की तरफ से ध्यान हट जाए, खेती किसानी छोड़ दें। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सोच भारतीय जनता पार्टी की है कि वो देश का विकास नहीं चाहते हैं, वो देश को विकास की तरफ ना ले जाके विनाश की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी का विजन क्या है बेरोजगारी को दूर करने के लिए? बेरोजगारी को दूर करने का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है पार्टी का जो है, और वैसे भी जो एक आम है कि आप नई इंडस्ट्रीज़ को पैदा करिए, आप किसानों को मजबूत करिए। किसान इस देश, मैंने बताया था आपको, हरित क्रांति आई थी देश में, उसके बाद से हमारा जो पूरा देश है उसकी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी किसान है।
तो जब किसानों को आप मजबूत करेंगे, आप किसानों को अच्छी खाद उपलब्ध कराइए, उन्हें अच्छी गाइडेंस दीजिए। तरह तरह के कैंप चलते थे पहले, मुझे याद है 2014 से पहले बाकायदा टीवी पे सीरियल्स आते थे कि किसानी कैसे करें, खेती कैसे करें। उस पर ना ध्यान दे कि अब वो सिर्फ इधर उधर की बातें करना। आप देखिए टीवी पे किस तरीके की चीज़ें चलाने लगे भाजपा के लोग। तो हमारे देश का किसान मजबूत हो, नई इंडस्ट्रीज आए, हमारे जो स्किल्ड लोग हैं उनको जॉब्स मिलें, और हमारे वहाँ जो एक बड़ा मूवमेंट हुआ है, सरकार अभी रशिया और यूक्रेन वॉर में लोगों को जॉब्स के लिए ऑफर करा था, तो हमारे देश का नौजवान क्यों जाए युद्ध वाले क्षेत्र में? आप उन्हें यहाँ उपलब्ध कराइए ना जॉब्स। आप जब यहाँ उपलब्ध नहीं कराए तो मजबूरी में उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है हमारे पास स्किल्ड लोग हैं ही नहीं, अगर स्किल्ड लोग होते तो हम जॉब मुहैया कराते। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही सरकार ने, इसका मतलब वो स्किल्ड पे काम ही नहीं कर रहे। 10 साल से उनकी सरकार है, तो कैसे कह सकते हैं? 10 साल में पूरी जनरेशन बदल जाती है। जो बच्चा 15 साल का तो 25 साल का हो गया, जो 20 साल का तो 30 साल का हो गया। आपने स्किल कहाँ डेवलप की है? इट मीन्स कि सरकार अपनी नाकामियों पे खुद बात कर रही है कि उनके पास स्किल्ड लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्किल्ड लोग डेवलप नहीं करे। और जो स्किल्ड लोग हैं पहले से, उनको आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, आप सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रहे हो, आप शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हो, आप भर्तियों में घोटाला कर रहे हैं, आप पेपर लीक कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर रहे हैं? इसलिए भ्रष्टाचार शिक्षा में भी आ गया है। चिकित्सा में ये स्थिति है कि डॉक्टर्स नहीं है। बरेली में ही 300 बेड हॉस्पिटल बनके तैयार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में बना के तैयार किया था, उसमें आज तक डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए। हम कितनी बार उस पर जाके छापा मार चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति रोजगार विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, चिकित्सा विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों के साथ जिस प्रकार का बर्बर व्यवहार किया सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पे, वो किसी के से छुपा नहीं है। आपने सबने मिलकर देखा कि उन्होंने कैसे किसानों पे अत्याचार करने का काम किया। वाटर कैनन से वाटर की धार मार रहे हैं देश के किसान हैं। और अक्सर मैं आपकी बात में से एक बात और निकालता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं, इस देश में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश के नागरिक है, सबके समान अधिकार हैं। आप किसी को लाठी के बल पे अगर प्रताड़ित करेंगे तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप जाति धर्म में नहीं बांट सकते इस देश को। इस देश की जो मूल है वो प्रेम और सद्भाव है। उस मूल को बहुत कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लोग खराब कर ले, मगर करने में अभी तक तो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए हैं। और मुझे लगता है भविष्य में यही सोच जो एकता की है वो इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिस तरह से सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, और अभी मैं जब ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा था एक जगह बैनर लगा हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को इंसाफ दिलाने में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कब माइनस में देने की व्यवस्था दे रहे हैं आप मुझे, तो मैं -10 नंबर दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसीज हैं, NCRB का ये कहना है कि महिला उत्पीड़न पिछले 5 साल में बढ़ा है। लेकिन सरकार जो बैनर लगा रही है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है सर्वे के अनुसार, उस पर क्या कहेंगे? वो क्या सर्वे झूठा है? बैनर लगाने में तो आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था एक बैनर लगा था, पन्नी सुर, प्लास्टिक सुर। जी जी, यानी कि उन्होंने प्लास्टिक को एक असुर बताया था और उसके बैनर लगाए थे कि प्रदेश में आज खुलेआम प्लास्टिक बिक रही है। और पकड़ते किसे? एक जो सब्जी की दुकान लगा रहा है उसे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? देखिए, सरकार झूठ फरेब फैलाने के लिए एक्सपर्ट है। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं इस काम के। झूठ बनाना, पहले झूठ को बनाना, उसे फिर प्रचारित करना, फिर उसे भुनाना। तो महिला उत्पीड़न चरम पे। आप आज का अखबार अभी रैंडम उठाइए कोई भी अखबार और 2 पन्ने पलटिए, आपको महिला उत्पीड़न की खबर मिल जाएगी। आप लोग तो सब जान ही रहे हैं, मगर ब्रांडिंग करने का काम जो सरकार कर रही है अपनी, ये अच्छी बात नहीं है। देश को गुमराह करके आप बहुत दिन शासन नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि जनता जागरूक है, सब देख रही है। हो सकता है कि आपको लग रहा है आप जनता को भटका लेंगे, मगर जनता सब देख रही होती है। अभी 2024 के चुनाव का जो संदेश है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में घुसा नहीं है। इन्हें समझना चाहिए कि जनता क्या सोच रही है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नीचे ढकेल दिया। 400 पार की बात करते करते बैसाखी की सरकार पे आ गए, और मुझे लगता है कि ये बैसाखियाँ भी कभी भी गिर सकती हैं। अगर सरकार झूठ बोल रही है तो समाजवादी पार्टी के लोग या आप लोग जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को गिना क्यों नहीं रहे हैं, और आप जनता को जागरूक क्यों नहीं कर रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है? आज आपने बिल्कुल सही दिन ये सवाल किया है। आज से ही हमारा PDA पंचायत शुरू हुई है पूरे प्रदेश में। पहले शुरू हुई थी, फिर रोक वो क्योंकि कुछ बात हो गई थी, निजी कारण थे, इस वजह से थोड़े दिन के लिए टाल दी गई थी। और अब हमारी PDA पंचायत शुरू हुई प्रदेश में, देश में, गांव-गांव जाके हम लोग PDA की बात करेंगे
और जो सरकार की नीतियाँ खराब हैं, ज़्यादातर तो खराब ही हैं, अच्छी तो बेचारे कर ही नहीं पा रहे हैं, तो जो खराब नीतियाँ उनको प्रचारित करेंगे, उनको लोग जनता तक बताएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जनता जान संवरी है अब, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, जनता को सब समझ में आ रहा है। आप ये मान के चलिए कि 27 में हम लोग इस 24 के रिजल्ट को और बढ़ा के इनको बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देंगे। जिस तरह से आप लगातार सरकार पर आक्रामक हैं, एक चीज़ ये बताइए, जिस तरह से सरकार अपनी नीतियों का प्रचार कर रही है, आप उनके नीतियों में जो खामियां हैं वो गिनाने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विपक्ष का सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, उस पर क्या कहेंगे? कहते हैं कि सरकार तभी चलती है जब विपक्ष मजबूत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष के रूप में कमज़ोर नज़र आती है कई जगह, उस पर क्या कहेंगे? आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के विपक्ष से थर्रा रही है। अगर तब भी आपको कमज़ोर दिखाई दे रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप समझिए हमारे नेता जिस तरफ घूम जाते हैं तो पूरी कैबिनेट उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को झूठा क्रिटिसाइज़ करने में लग जाती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोल देते हैं तो उसका जवाब देने के लिए होड़ बन जाती है कैबिनेट की कि हम बोलेंगे। हमारे नेता विकास, शिक्षा, चिकित्सा की बात करते हैं, भाजपा के लोग नफरत की बात करते हैं, और मजबूत विपक्ष के साथ हम इस सरकार को उनके बुरे कामों का आईना लगातार दिखाते रहेंगे। और ये मान के चलिए कि एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होती है उसे बेहतर से बेहतर हम लोग निभा रहे हैं। हम तो रोज़ बोलते हैं, हम तो आप अभी बोला, देखिए हमने कितना बोला, मुखर होकर बोल रहे हैं हम लोग। तो विपक्ष मजबूत है और थोड़े दिन में यही विपक्ष जो है सरकार में आ जाएगा और सरकार जो है शायद विपक्ष के लायक भी नहीं बचेगी। अच्छा, युवाओं के लिए और युवा नेताओं के लिए आप आगे लाने का काम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ, या जो लोग भी अच्छी विचारधारा के हैं, यानी कि समाज को जोड़ने की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एकता अखंडता की बात करते हैं, उन सब लोगों को राजनीति में, खास तौर से युवा, मुझे लगता है कि कई बार युवा कहता है कि राजनीति, अरे भैया बहुत ख़राब है ये वो, तो मैंने कहता हूँ कि कहीं कोई वैक्यूम आप छोड़ोगे। अगर आप राजनीति है तो कोई तो राजनीति में आएगा ही, अच्छा आदमी नहीं आएगा तो बुरा आदमी आएगा, उस वैक्यूम को फिल करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, उस वैक्यूम को भरना चाहिए, नहीं तो फिर शिकायत नहीं करनी चाहिए कि राजनीति बहुत ख़राब है। अच्छा, युवाओं के लिए आप, समाजवादी पार्टी ने इतने संगठन बना रखे हैं, फेरेंटा संगठन है कि हर जगह आपको जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष युवा नेता मिल जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे कि युवाओं को जो पद बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसके अनुसांगिक संगठन थे, उसी तरह से समाजवादी क्या भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर चल रही है? समाजवादी पार्टी का गठन 92 में हुआ था और तब से लेके अब तक हमारे 12 संगठन थे, अब वो 15 हो गए हैं। तो संगठन हमारे तो नहीं बढ़े। आज आप देखते हैं योगी सेना, मोदी सेना, ये सेना, वो सेना, पता नहीं कौन कौन सेना वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकते आप संगठन के नाम पे, मगर वो संगठन चला रहे हैं, बैनर लगाई गाड़ी घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है। हमारे एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है और अनुशासन के साथ समाज के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे आप किसी भी संगठन को देखोगे तो आंदोलन किस चीज़ के लिए कर रहा होगा? महंगाई के लिए कर रहा होगा, महंगाई कम हो। हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस काम के लिए कर रहा होगा कि अच्छी शिक्षा मिल जाए, कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसको लेके। और इनके लोग क्या कर रहे हैं? हूटर पे जाते घूम रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हूटर पे रोक है, बैनर पे रोक है, सब काम जितने रोक वाले काम है वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। रात को आप किसी भी दिन वीडियो बना लीजिएगा, आपको जितनी हूटर पे जाते हो बदतमीजी करती हुई गाड़ियाँ मिलेंगी, सब पे भाजपा का झंडा और भाजपा के बैनर लगे होंगे। अभी आपकी एक पार्टी के युवा नेता पर FIR दर्ज हुई है गोलीबारी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? वो झूठी मुकदमा है। ऐसा है, छात्र राजनीति हमने भी करी है। छात्र राजनीति में हम लोग मुद्दे की राजनीति करते थे। हम ये कहते थे कि कैसे GCR गर्ल्स कॉमन रूम में अच्छा खाद्य पदार्थ मिलेगा, वहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए कैसे अच्छी किताबें होंगी, वहाँ की साफ़ सफाई कैसे होगी। हम ये देखते थे कि लाइब्रेरी में बुक्स आई हैं कि नहीं आई हैं, उसके लिए सब छात्र एक होकर काम करते थे। कई बार दूसरे संगठन के लोग भी मिलकर काम करते थे, मगर वर्तमान में छात्र राजनीति में बहुत द्वेष फैल गया है और उस द्वेष के तहत इस तरीके की राजनीति हो रही है। छात्र राजनीति की बात आई है तो आप भी छात्र नेता रहे हैं, और आपके समय में जब आप छात्र नेता थे तो आपने एक आंदोलन चलाया था कोचिंग्स के खिलाफ, क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं छात्र राजनीति में जब एक्टिव रहा तो एक समय बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, जब हम लोग प्रैक्टिकल्स की बात करते थे, कई देखते थे कई बच्चों को सिर्फ 33-40% नंबर मिल रहे हैं और कई बच्चों को जो है करीब 94-95%। तो जब हमने उसकी जांच करी तो ये पता चला कि जो बच्चे कोचिंग पढ़ते थे हमारे प्रोफेसर से, वो उन्हें भी देते थे 90% और जो नहीं पढ़ते थे उन्हें नहीं देते थे।
तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमें ऐसा मतलब लग रहा है सर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके साथ मारपीट भी करी। हमने पहली बार टीचर जिन्होंने मारपीट करी थी छात्रों से, उन पे FIR भी कराई हमने। और हमने जब आंदोलन चलाया तो 2-2.5 महीने करीब कोचिंग बंद रही। सरकारी टीचर नहीं पढ़ा सकता है पर्सनल कोचिंग, मगर आज फिर वही स्थिति है। आप जाइए, सब जितने टीचर्स हैं सब अपनी कोचिंग चला रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब वो कोचिंग में पढ़ाएंगे तो कभी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, और आपकी आंखों में बदलाव आ जाएगा। एक आपका बरेली कॉलेज का आपको जो छात्र है वो पर्सनल छात्र से कहीं ना कहीं अलग दिखेगा, तो आपके मन में भाव उन जो आपसे पर्सनल पढ़ रहे हैं उनके प्रति ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोचिंग्स एक बड़ा मुद्दा था, और जिसे भूल के अब लोग ये सब अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है छात्र राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए। जिस तरह से आपने कोचिंग्स की बात की, तो आप जो सरकारी टीचर हैं या टीचर हैं उनके कोचिंग पढ़ाने के खिलाफ हैं, या जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं उनके भी खिलाफ हैं? वैसे तो मैं कोचिंग की पद्धति के ही खिलाफ हूँ, मगर जो कंपटीशन वाली कोचिंग है वो तो अलग बात है, वो तो होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाती है। मगर जो सरकारी टीचर्स हैं जिनकी भूमिका और जिनका कर्तव्य स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने का है, अगर वो पर्सनल कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही घृणित कार्य है ये। अच्छा, वापस लौटते हैं आपकी पार्टी पर। जिस तरह से आपकी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जब कुछ नहीं होता तो यही सब बातें करते हैं। आप बताइए, भाजपा का परिवारवाद अगर मैं अभी देख के बताना चाहूँ, राजनाथ सिंह जी के बेटे से लेके और हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर से लेके तमाम लोग, मैं गिनती नहीं है, कम से कम 50 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। तो परिवारवाद सिर्फ बातों में, भाजपा के पास सिर्फ बातें हैं बनाने के लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण और धार्मिक बातें, इन सब बातों को कोई मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय, क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलने का काम कर रही है। सभी जनहित के मुद्दों पे बात कर रही है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात कर रही है। हमारे टाइम में लैपटॉप बंटते थे, इन्हें उसे छोटा करके वो पैड बना दिया है, और मुझे लगता है कि अगली बार से जो कैलकुलेटर देने लगेंगे, तो इसलिए इनकी तो विचारधारा कुछ है नहीं। तो कैलकुलेटर देना तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। लैपटॉप होता ना, लैपटॉप से आप कैलकुलेटर पे आ गए, और हो सकता है थोड़े दिन बाद टैक्स लेने लगे कि बच्चा पढ़ क्यों रहा है। बच्चों देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़े लिखे, रोजगार प्राप्त करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा व्यापार करे। इनके मन में नहीं है। आप देखिए इनकी तमाम नीतियाँ बनती हैं, कागज़ों पे बनती रहती है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम कर लिया इन्होंने, धरातल पे कहाँ है? आप लोन ले जाएंगे, बैंक आपको लोन ही नहीं देगा। फाइल पास कराएंगे, आपको रिश्वत चलेगी। ठेकेदारी में 30%, यानी कि आप 100 रुपए के काम में 30% तो पहले अधिकारी और नेता लोग ले रहे हैं भाजपा के। तो काम कहाँ होगा? ठेकेदार क्या करेगा? उसके बाद फिर जनता को क्या मिलेगा? हम बात करें आज की राजनीति की, तो आज की राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता का भाव जो समाप्त हो रहा है, और एक बिजनेस की तरह लोग राजनीति कर रहे हैं। मयंक शुक्ला, मोंटी पर्सनल तौर पर क्या मानते हैं इस चीज़ को, ये सही है या गलत है? बहुत गलत है। मैं फिर वही बात कहूँगा, मेरी बरेली में बहुत लोगों से बात होती, अलग अलग व्यापार में हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे युवा हैं, समाज सेवी हैं। मैं उनसे जब कहता हूँ राजनीति, बोले राजनीति भैया बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि राजनीति खराब है इसलिए क्योंकि अच्छे लोग उसमें आगे नहीं आएंगे। तो खराब व्यक्ति, तो देखिए वैक्यूम तो भरना ही है, कोई पद है उस पर कोई तो आएगा ही। अच्छा आदमी आ गया, उसे वैक्यूम अपना काम करे, अच्छा करके जितना बेहतर कर सकता उतना करे, नहीं 100% अगर 50% करे, कुछ तो करे, तभी तो राजनीति का उत्थान होगा। और राजनीति से अलग हट के मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा बहुत मन करता है कि जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो मतलब ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाहते हैं, वो हमेशा पढ़े लिखे लोगों को बहुत सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा आदमी आ गया है, राजनीति में उसे वैक्यूम मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो कुल मिला के अच्छा काम करे समाज के लिए, अच्छा समाज का निर्माण हो, अच्छे देश का निर्माण हो। और मैं फिर कहता हूँ कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर हिंदू की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कहाँ छोटी चीज़ों में आपने सनातन धर्म को लिया है भाजपा के लोग? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते हैं हिंदू खतरे में है, तो आपको क्या लगता है कि इस देश में हिंदू खतरे में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। भाजपा के लोग खतरे में, उनके पूंजीपति खतरे में, उनके जो पोषित ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, वो खतरे में हैं।
हिंदू खतरे में नहीं है। कभी कोई धर्म खतरे में आता है क्या? ये लगातार सरकार इस चीज़ का प्रचार कर रही है, युवाओं में इस चीज़ का भाव पैदा हो गया है। क्या गलत कर रही है भाजपा? बेचारे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी आपको डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते नहीं दिखे ना। वो हमेशा जब बात ही बेचारे नफरत की कर रहे हैं तो वही तो करेंगे। जब वो अच्छा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा बेचारे काहे पे वोट मांगे? अपनी दुकान तो उन्हें चलानी है। नफरत की दुकान चलाने के लिए उनके पास यही प्रोडक्ट है। हर चीज़ का प्रोडक्ट होता है ना, उनका प्रोडक्ट ही नफरत है। तो समाजवादी पार्टी के बाद नफरत की दुकान का जवाब क्या है? देखिए, मैंने बताया, प्रेम, सद्भाव, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा, अच्छी चीज़। अभी हमें भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो तो हम हॉस्पिटल जाके पूछते हैं स्ट्रेचर लाने वाले से कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो? नहीं पूछते ना। हमें उस वक्त इलाज चाहिए होता है। हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम ये चाहते हैं हमारे परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई मिले उन्हें। हम ये नहीं पूछते आप कौन हो, हम ये नहीं पूछते कि इस दीवार को बनाने में किस किस ने हाथ लगाया है, सीमेंट कहाँ से। तो जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है या ओवरऑल जो आइडिया है समाज का, उसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, सबको साथ लेके चलना है। और समाजवादी पार्टी उसी स्ट्रक्चर को बनाने का काम कर रही है जिसमें सभी की भागीदारी होगी, सभी लोग एकजुटता के साथ इस देश, समाज के लिए काम करेंगे, प्रदेश के खुशहाली के लिए काम करेंगे, तभी ये प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। किसी समय में राजनीति में विकास की बात होती थी, शिक्षा चिकित्सा की बात होती, आज धर्म की बात होती। तो आपको क्या लगता है कि जो राजनीति में धर्म का घालमेल हुआ है, धर्म और राजनीति, कई बार ऐसा लगता है कि जो हम राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ना होकर सिर्फ धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा के पास कभी भी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही। आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे ले जाएंगे, जब उनके और पीछे जाएंगे तो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो देश की सुरक्षा और देश की अखंडता को बनाए रखने का काम कर रहे थे, उनकी सूचनाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो लोग अंग्रेज़ों के लिए करा करते थे। तो उनके पास कभी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही। और उन्होंने तो, वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी जब मिल रही थी तो उसका भी विरोध किया था, उन्होंने तिरंगे का विरोध किया था। वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उन्हें लगता है कि शासन और सत्ता में बने रहना उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें जो लगता है नफरत, जब नफरत फैलानी तो नफरत फैला रहे हैं। और उनका सिर्फ यही है, जो ओवरऑल जो उनका मुझे समझ में आया भारतीय जनता पार्टी का, कि वो सिर्फ नफरत की बात कर सकते हैं, कभी प्रेम की बात नहीं कर सकते। कभी भाजपा के नेताओं के मुंह से आपने अगर सुना हो तो मुझे वीडियो दिखा दीजिए कि जब बहुत कोई भाईचारा की, प्रेम की बात कर रहे हो, उनके मुंह से निकलती नहीं है बेचारों के। अच्छा, अंत में एक सवाल जो कि मेरा ही नहीं, जनता का भी सवाल है कि मयंक शुक्ला मोंटी का ऐसा कोई सपना जो आज भी अधूरा हो, जिसे पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए हों? देखिए, हर जब राजनीति करता है कोई भी व्यक्ति, उसके सपने होते हैं। मेरा 2 सपने हैं। एक सपना तो ये है कि जो मैं अपने निजी रूप से मेरा है कि मैं कहीं सही जगह जाकर अपनी समाज की और देश की बात मजबूती से, अच्छाई की रख सकूं किसी सदन में जाकर। तो ये मेरा एक सपना है। दूसरा मेरा सपना ये है कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जो नफरत ना हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें आपसी भाईचारा हो, सब लोग मिलजुल के रहें, सब अपने अपने रिचुअल्स का फॉलो करें, सब अपने अपनी पूजा पद्धति को मानें और सब अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करें, प्रेम के साथ करें। और मैं कहता हूँ कि परिवार में लोगों के, भाइयों में भी खटर पटर हो जाती है, मगर भाई रहता भाई है। तो भाई रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ मयंक शुक्ला मोंटी, जो छात्र राजनीति भी कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा सपना है कि देश एकता के साथ रहे, सद्भाव के साथ चले। दूसरा, इनका सपना जो है सदन में जाने का, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका सपना जल्द पूरा हो, ये विधायक या सांसद बन के हमारे बीच आएँ और हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करें। फिलहाल तो अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार बने रहिए नापतोल न्यूज़ के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली। धन्यवाद।